हेलो एवरीवन। ठीक है, आज का एजेंडा है कि एज अ फुल टाइम वर्किंग प्रोफेशनल हाउ डू आई मैनेज माय सी फाइनल स्टडीज़। थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ अपने बारे में। नेम रिवील नहीं करूँगा, फेस रिवील नहीं करूँगा। एज है मेरी मिड 30s में हूँ, शादीशुदा हूँ, बच्चों का बाप हूँ और अभी एक बड़ी यूके कंपनी में employed currently at a very good position. Not so good, actually, at a mid level position and with a fancy salary. Uh, अभी मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है ऑफिशियली, इनऑफिशियली उससे बड़ा एक्सपीरियंस है। और पहले मैंने सीए इंटर जो है आज से 11 साल पहले ऑलमोस्ट पास किया है। और सीए फाइनल की स्टडीज़ में पिछले 8 महीने से फिर से वापस आया हूँ। पढ़ाई छूट गई थी बीच में, रीज़न कुछ थे, वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आज की टॉपिक पे रहते हैं। एक चीज़ और बता दूं कि मेरा ऑफिस वंस इन अ वीक है, हाइब्रिड मोड पे है अभी, तो मेरे लिए थोड़ा इजी होता है मैनेज करना। लेकिन अगर ऑफिस रेगुलर भी होता है, जैसे कि पहले मेरा हुआ करता था कभी, तो भी मैंने स्टडीज़ पे टाइम दिया है। तो उस हर तरफ से रास्ता कुछ ना कुछ बन ही जाता है। तो 8 महीने से मैं सक्सेसफुली स्टडीज़ कर रहा हूँ सी फाइनल की, इसीलिए आज ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, ताकि अगर मेरे एक्सपीरियंस से क्या चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ उससे किसी को हेल्प मिल सके, तो मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड होगा। यही इस वीडियो का होल सोल ऑनेस्ट पर्पस भी है। फिर आगे शेड्यूल पे आता हूँ। क्या मेरा शेड्यूल होता है? एक्चुअली मैं एक यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, एक यूके बेस्ड कंपनी में हूँ, जैसा मैंने बता दिया। मेरा प्रोफाइल है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। तो अ, मेरे जो शिफ्ट आवर्स होते हैं वो 12 से 8:30 के होते हैं। ये जो भी यूके शिफ्ट करता है उसे पता होगा, ये 12:30 से 9:30 भी हो सकते हैं, या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 1 से 9 भी हो सकते हैं, लेकिन ये अराउंड में इसी टाइम पे होते हैं। तो 12 दोपहर से रात 8:30 बजे, रात 8:30 बजे जैसे ही मेरी शिफ्ट ओवर होती है, मैं सबसे पहला काम करता हूँ, लैपटॉप बंद करता हूँ और सीधे अपनी स्टडीज़ पे आ जाता हूँ। तो 8:30 बजे लैपटॉप बंद करने के बाद जो भी 5-10 मिनट एक्स्ट्रा हुए, मेरी किताब उतने में खुल चुकी होती है, या जो भी वीडियोस मैं देखता हूँ, बाद में बात करते हैं कि मैं क्या स्टडी मटेरियल और कैसे मैं प्रिपरेशन करता हूँ, मैं वो स्टार्ट कर देता हूँ। और 10 बजे तक मैं वो करता हूँ रेगुलर। ठीक 10 बजे मैं उठ जाता हूँ और जिम जाता हूँ 11 बजे तक। 15 मिनट मेरे को आने जाने में लगते हैं, 45 मिनट्स का वर्कआउट होता है। उससे ज़्यादा मैं नहीं करता क्योंकि मेरे पास समय नहीं होता। 11 बजे मैं घर आता हूँ, 11:30 बजे तक मेरी कोशिश होती है कि मैं डिनर कर लूँ। डिनर करने के बाद 12 बजे से मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ। एट मोस्ट मेरी कोशिश ये होती है कि मैं 12 बजे से पढ़ने बैठ जाऊँ। फिर 12 से डेढ़, रात के 1:30 या 2 बजे तक मैं पढ़ता हूँ। और फिर मैं सीधे सवेरे 8:30 बजे या 8 बजे, जिस अगर मैं 1:30 बजे सो रहा हूँ तो 8 बजे, 2 बजे सो रहा हूँ तो 8:30 बजे ऐसे उठ जाता हूँ। फिर उठने के बाद मैं ब्रश वश करके, जो 15-20 मिनट 25 मिनट लगते हैं, करता हूँ। चाय मुझे मिल जाती है बनी बनाई, और चाय पी के मैं कोई हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करता। गंदी आदत है, लेकिन मेरी यही आदत है, मुझे चाय चाहिए। चाय पी के मैं सवेरे मॉर्निंग टी लेने के बाद बैठ जाता हूँ पढ़ने। तो अगर मैं 8 बजे उठ रहा हूँ तो मैं 8:20 8:25 से बैठ जाता हूँ, और मेरी ये स्टडीज़ लगातार चलती हैं 11 बजे तक। ठीक 11 बजे, 12 बजे मेरी शिफ्ट स्टार्ट होने वाली है, तो 11 बजे से 12 बजे के बीच में मैं फ्रेश व्रेश हो लेता हूँ, नहा वहा के तैयार हो जाता हूँ, और
जो भी छोटे मोटे काम करके होते हैं वो करके फिर 12 बजे से मैं बिल्कुल शिफ्ट आवर स्टार्ट होने पे मैं लैपटॉप ऑन कर लेता हूँ। अगर 12 बजे नहीं कर पा रहा तो 12:05 पे ज़रूर कर लेता हूँ। क्यों कर लेता हूँ ये भी बताता हूँ। तो ये मेरा शेड्यूल है। तो मेरे शेड्यूल में मैंने 2 टाइम में स्टडीज़ को बांट दिया है। एक रात के 3 टाइम में एक्चुअली बांटा है। एक रात वाली स्टडीज़ में मैं 2 टाइम करता हूँ, रात के 8:30 से 10, और फिर उसके बाद 12 से 1:30। और दिन वाली स्टडीज़ में मैं 2-3 घंटे 4 घंटे जो भी होते हैं वो दे लेता हूँ। ये मेरा पूरा स्टडी शेड्यूल है अभी का। तो पिछले 7-8 महीने से मैं इसे सक्सेसफुली फॉलो कर रहा हूँ। अब इसमें, और ये तो लेयर वन थी मेरी, ऊपर ऊपर सी बातें आपको शेड्यूल की बता दी। इसमें मेरे लिए क्या स्ट्रगल्स हुए, क्या स्टडी प्लान फॉलो करता हूँ, क्या मटेरियल यूज़ करता हूँ, कैसे पढ़ाई करता हूँ, ये बताता हूँ। देखो देखो जी, मेरे मेरा सेकंड ग्रुप के 2 पेपर्स हैं, 3 पेपर्स बचे हैं एक्चुअली, एक ऑनलाइन वाला है। अगर उसे छोड़ दें तो फिजिकल पेपर मेरे 2 बचे हैं। एक मेरा एग्जाम्ट है जो लास्ट वाला पेपर है, उस पर मैंने परमानेंट एग्जामिशन क्लेम किया है। तो मुझे डीटी और आईडीटी देना है। तो डीटी के लिए मैं क्या रेफ़र करता हूँ, मैं सीए अतुल अग्रवाल की रिवीजन क्लासेस ज़रूर देख लेता हूँ। फास्ट देखता हूँ लेकिन देखता ज़रूर हूँ। और थोड़ा सा आपको ऑड लगेगा क्योंकि कई लोग ऐसे नहीं पढ़ पाते हैं। डीटी मेरा सीए इंटर में भी बहुत अच्छा था, तो मेरे को ऑलमोस्ट जो सीए इंटर का कवरेज पार्ट था उसमें से काफ़ी कुछ चीज़ें याद भी हैं। हाँ, रिवीजन ज़रूर लगता है, वो मैं कर लेता हूँ। तो इसीलिए मैं डीटी में सी अतुल अग्रवाल की क्लासेस देख लेता हूँ। और क्लासेस देखते हुए मेरा ये टारगेट रहता है कि मैं शॉर्ट नोट्स करता चलूँ। लेकिन इसको करने के लिए मैं ये ट्राई करता हूँ कि वो शॉर्ट नोट्स ऐसे ना हो कि वो बहुत ज़्यादा टाइम ले ले। बहुत क्विकली ऐसी राइटिंग में लिखता हूँ जो मुझे समझ में आ जाएगी, शायद आपको ना समझ में आए, लेकिन बहुत क्विकली करता हूँ मैं। तो ये डीटी के लिए मेरा प्लान रहता है। उसके अलावा मटेरियल में मैंने नोट्स के अलावा स्टडी मटेरियल रेफर करता हूँ, और अतुल अग्रवाल की क्वेश्चन बैंक। देखो, मैंने क्वेश्चंस के लिए स्कैनर को भी देखा है। एक विसु रिव्यूअर है जिसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, उसको भी देखा है। टेक्समैन की क्रैकर भी देखी है। मेरा ये मानना है कि इन सब में हमारे लिए सबसे सुटेबल है सी अतुल अग्रवाल की क्वेश्चन बैंक डीटी के लिए, फाइनल के लिए। क्योंकि सी अतुल अग्रवाल बाद में जो एग्ज़ाम टाइम पे रिवीजन क्लासेस देते हैं, फर्स्ट क्लासेस देते हैं, उसमें वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता देते हैं, तो जो बहुत एड करता है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से क्वेश्चंस के लिए रेफ़र करो आप सी अतुल के क्वेश्चन बैंक। और कॉन्सेप्ट्स के लिए अगर आपके पास समय नहीं है मेरी तरह, तो अतुल अग्रवाल की रिवीजन क्लासेस देखो, ये इनफ है। उसके अलावा आईडीटी की पे मैं आता हूँ, तो मेरे को सी अतुल अग्रवाल की अदर फैकल्टी की क्लास बहुत पसंद नहीं आ रही थी, तो मैंने उसके लिए रेफ़र किया रिद्धि, एक यंग टीचर है, उनका नाम है रिद्धि शायद, उनकी क्लासेस मैं देखता हूँ फास्ट फॉरवर्ड करके। लेकिन आईडीटी के लिए मैं कोई नोट्स नहीं बनाता, क्योंकि आईडीटी के मेरे को प्रोविजंस इतने कॉम्प्लेक्स लगते नहीं हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं उठाता हूँ स्टडी मटेरियल, जो कि मेरे को लगता है द बेस्ट मटेरियल है फॉर आईडीटी, और उसी के बेसिस पे वेरी शॉर्ट नोट्स फॉर क्विक रिवीजन। मतलब कीवर्ड्स लिखता हूँ मैं, कॉन्सेप्ट्स बेसिकली लिखता हूँ। वो अब आपको मैनेज करना है कि आप कैसे करते हो। जैसे मैं अपनी बात बताऊँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि वो शॉर्ट तो होनी चाहिए, क्रिस्प तो होनी चाहिए, लेकिन कंटेंट उसमें पूरा हो, इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए वो। क्योंकि अल्टीमेटली देखो, क्वेश्चन बैंक की जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, चाहे वो इंस्टीट्यूट का
क्वेश्चन के लिए जो भी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल जो भी नहीं करोगे तो पेपर में फिर सिर्फ प्रोविजंस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो और क्वेश्चन बैंक के लिए मैं आईडीटी के लिए फिर वही अतुल अग्रवाल के क्वेश्चन बैंक्स फॉलो करता हूँ। ये मेरा आईडीटी का हो गया, डीटी और आईटी दोनों का हो गया। अब ये जितना भी काम है मेरा, ये मैं जो आपको अपना शेड्यूल बताया है उसी में करता हूँ। इसीलिए मेरे को 8 महीने से पढ़ना ज़रूरी था। ठीक है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात छूट गई। अगर आपके बोथ ग्रुप्स बचे हैं और आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो मेरी तरह, आपकी फुल टाइम जॉब है और पढ़ने को समय बिल्कुल भी नहीं मिलता, तो उस केस में कभी भी ये भूल के गलती मत करो कि बोथ ग्रुप अटेम्प्ट करो। आप अगर आर्टिकलशिप में हो तो ठीक है, फिर आप बोथ ग्रुप कर लो जब पहली बार पेपर दे रहे हो। लेकिन अगर पहली बार अच्छी तैयारी के बावजूद आपका बोथ ग्रुप नहीं निकल रहा है, तो मैं आर्टिकलशिप में भी इवन कहूँगा कि आप सिंगल सिंगल ग्रुप दो। और हमारे जैसे जो लोग हैं जो फुल टाइम जॉब में हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करते हैं, उन्हें तो बहुत ज़रूरी है कि वो सिंगल ग्रुप दें। पहली बात तो ये दिमाग में डाल लेते हैं। और ये चीज़ भूल जाएं कि तुरंत 3 महीने में स्टडी करके हमें निकालना है, क्योंकि वो प्रिविलेज हमारे पास नहीं है कि हम 10 घंटे हर दिन पढ़ सकें, 8 घंटे हर दिन पढ़ सकें। तो उसके लिए हमें यही करना पड़ेगा कि जो 3 महीने में हर दिन हम, एक ये सिंपल सा मैथ्स है कि 3 महीने में हर दिन जो हम 8 घंटे दे रहे हैं, उसकी कैलकुलेशन हमें 8 महीने 10 महीने के हिसाब से करनी चाहिए, क्योंकि हम हर दिन 3 से 4 घंटे मैक्स दे सकेंगे। बचे वीकेंड्स, सैटरडे और संडे, उस दिन आप थोड़ी पढ़ाई कर सकते हो, जिसको आपको कुल 8 से 9 घंटा लग जाएगा करने में। क्योंकि आपको भी टारगेट वही करना है कि 3 रिवीजन करके जाने हैं पढ़ाई के बाद। तो ये तो हो गया क्या क्या मैं फॉलो करता हूँ। उसके बाद 12 बजते ही मैं 12 बज के हार्डली 5 मिनट पे किसी भी हालत में लॉग इन हो जाता हूँ सिस्टम पे। अब इसका एक रीज़न है करने का, क्योंकि जितने भी लोग ऐसे हैं जो काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आर्टिकल्स हैं, या जो भी हैं जो काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, उनकी एक गंदी हैबिट डेवलप हो जाती है वर्क फ्रॉम होम आने के बाद से। वो ये कि अगर उन्हें घर से लॉगिन करना है तो वो 12 बजे लॉगिन ही नहीं करते। वो 9 बजे उनका टाइम है तो 9 बजे लॉगिन नहीं करते। मान लो 9 से 5 का टाइम है, ये मेरे साथ भी हुआ है, इसी को मैंने सुधारा है, तो मेरे पास बहुत समय निकल आता है। जैसे मान लो 9 से 5 आपकी शिफ्ट आवर्स है। जनरली लोगों को हैबिट क्या हो जाती है कि वो 11 बजे आराम से फुल वर्किंग मोड में आते हैं। वो 9 बजे लॉग इन तो कर लेते हैं सिस्टम पे, लेकिन वो काम नहीं करते। आपको ये मान के चलना है कि आपकी जो भी शिफ्ट टाइमिंग स्टार्ट होने वाली है 12 बजे, आपको खुद से कमिटमेंट करना है कि आपको उसी समय बैठ के काम शुरू कर देना है। मैं पहले लैपटॉप ओपन करते ही सारी ईमेल्स वीमेल्स चेक करता हूँ, फिर प्रायोरिटाइज करता हूँ अपना वर्क कि कौन सा इंपॉर्टेंट वर्क है, ताकि इंपॉर्टेंट वर्क मेरा लास्ट मोमेंट के लिए ना रहे। अगर लास्ट मोमेंट पे कोई भी इंपॉर्टेंट वर्क फंसता है तो वो आपको 1-2 घंटे एक्स्ट्रा शिफ्ट आवर्स में जाने ही जाने हैं किसी भी कीमत पे। तो इसीलिए आपको प्रायोरिटाइज करना वर्क ज़रूरी है कि पहले किसे टाइम देना है। तो सबसे पहला कमिटमेंट मैंने खुद से ये किया है कि मैं शिफ्ट स्टार्ट होते ही काम स्टार्ट कर दूंगा। दूसरा कमिटमेंट मेरा ये है कि शिफ्ट आवर्स की ड्यूरेशन में बीच बीच में मैं बड़े ब्रेक्स नहीं लूँगा। तीसरा कमिटमेंट मेरा ये है कि 8:30 बजते ही मैं लैपटॉप बंद कर दूंगा, मैं नहीं बैठूंगा लैपटॉप पे। अब लोग कहेंगे कि अगर इम्पोर्टेंट वर्क आता है तो फिर क्या। मैं ये मान के चलता हूँ अगर मेरे पास 8:30 बजे कोई इम्पोर्टेंट वर्क हो आ रहा है तो वो दो वजहों से हो सकता है। एक ये होता है कि हमारे हमारा मैनेजमेंट पुअर है, हमें प्रायोरिटी नहीं पता कि किस वर्क को हमें प्रेफरेंस देना चाहिए। हम प्रायोरिटी
प्रायोरिटी सेट करना नहीं जानते वर्क की, तो उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि हम कैसे प्रायोरिटी सेट करें और इम्पोर्टेंट वर्क पहले हो जाए, छोटे मोटे काम बाद में बचे। दूसरा, अगर हमारा मैनेजमेंट पूरा नहीं है तो एडहॉक वर्क्स आ सकते हैं जो कि इम्पोर्टेंट नेचर के होंगे, लेकिन एडहॉक वर्क्स हर दिन नहीं आते। अगर हर दिन आ रहे हैं तो फिर वो यही इंडिकेट करता है कि हमारा मैनेजमेंट पुअर है वर्क का, या तो हमारे सीनियर का वर्क मैनेजमेंट पुअर है या वो चालाकी कर रहा है। तो आपको इसमें भी रास्ता निकालना पड़ेगा कि हर काम जो एडहॉक हमें दिया जा रहा है वो ये बोल के नहीं दिया जा सकता कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हर दिन। तो एडहॉक वर्क हमेशा हफ्ते में एक बार आ गया मान लेता हूँ, बहुत ज़्यादा आएगा तो हफ्ते में एक बार, ऐसा नहीं होगा कि हर दिन आ रहा है। अब मैं खुद की बात करूँ तो 15 दिन मेरे पे बहुत प्रेशर वर्क होता है, और 15 दिन के बाद मेरा जो शेड्यूल होता है ऑफिस का वो इतना भी मुश्किल नहीं होता, थोड़ा सा तो लेट बैक होता है। वो पहले मेरे को मुश्किल लगता था क्योंकि मैं 12 बजे की शिफ्ट में सच में काम करना स्टार्ट करता था 2 बजे 2:30 बजे के बाद। दूसरी चीज़, ये सब करने के बावजूद अभी इसमें मैं 2 चीट लेता हूँ जो कि मैं बता रहा हूँ। वो 2 चीट क्या है ऑफिस आवर्स में, मेरे 2 चीट्स क्या है। मेरा पहला चीट है, मेरे 2 चीट्स क्या है, मैं 45 आवर्स के 2 गैप्स लेता हूँ, 45 मिनट्स के सॉरी, मैं 45 मिनट्स के 2 गैप लेता हूँ। एक मेरे लंच ब्रेक के बाद, एक शाम को टी ब्रेक के बाद। उन 2 45 मिनट्स के ब्रेक में मैं स्टडी करता हूँ। यही 2 चीट्स हैं जिसमें मैं स्टडी करता हूँ, उसके अलावा मैं ऑफिस आवर्स में काम करता हूँ। इनसे मेरे को ये फ़ायदा होता है कि बाकी मेरे को ऑफिस आवर्स में पढ़ाई नहीं करनी पड़ती इन 2 चीट्स को छोड़ के, और जब मेरा स्टडी टाइम होता है तो मेरे को ऑफिस का काम नहीं करना पड़ता। तो ये मेरा पूरा मैनेजमेंट था इस तरह से काम का लेके। ये स्टडी प्लान का मैंने डिस्कस कर लिया, आपको बता दिया कि मैं कैसे मैनेज करता हूँ, ठीक है। अब तीसरी चीज़ आती है कि मन कैसे लगता है पढ़ाई में। देखो, मेरे लिए ये थोड़ा सा इजी है क्योंकि मेरी कुंडली तक में लिखा है कि मैं किताबों का शौकीन रहूँगा, मेरे को पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, तो मैं कभी किताबों से बोर नहीं हुआ। मेरे साथ ये चीज़ अच्छी है, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे अगर हैं कि जिनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा, उन्होंने ट्राई कर लिया, बिल्कुल भी उन्हें पढ़ने में दूर दूर तक लगता है कि कैसे होगी पढ़ाई, बेटर है कि वो ना ही पढ़ें। अगर उन्होंने ट्राई कर लिया है वो ना ही पढ़ें, वो अदर वेज देखें, क्योंकि अल्टीमेटली देखो ये सब करने का हमारा पर्पस क्या है, ग्रोथ, ठीक है। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो अननेसेसरली अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप कुछ प्रैक्टिकल सोचो। आप सोचो कि क्या प्रैक्टिकल कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कम पढ़ना पड़े, कुछ कोर्सेज हैं, या प्रैक्टिकल कुछ मैं ऐसा कर सकता हूँ, अपनी स्किल सेट बढ़ा सकता हूँ, कुछ भी ऐसा जिससे कि मेरी ग्रोथ हो, मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़े। ग्रोथ का मतलब मैं अर्निंग कैपेसिटी से लेता हूँ, उसके अलावा सब फर्जी बातें हैं। तो ये आपको खुद जज करना पड़ेगा। बाकी जिनको आदत छूट गई है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, उन्हें थोड़े दिन का मतलब मेरा 1 महीना है कि कंटिन्यूटी दिखानी पड़ेगी। इस चीज़ में 8 महीने में ऐसा नहीं है कि मैं पहले से बहुत डिसिप्लिन रहा हूँ, थोड़ा सा एज का फैक्टर भी है कि अब डिसिप्लिन ज़्यादा रहता हूँ। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जो मेरे साथ चल रहा है वो यही चला है कि पहली बार लाइफ में मैं इतने डिसिप्लिन और कमिटमेंट के साथ 2-3 महीने के लिए नहीं, 8-9 महीने से लगाऊं, पहली बार ऐसा हो रहा है। और इसीलिए मैं काफ़ी पॉजिटिव भी हूँ अपनी प्रिपरेशन को लेके। तो मैंने जो जो कस्में खाई हैं मैं उन्हें एग्जैक्ट फॉलो करता हूँ। अब कभी कभी क्या होता है कि ऐसा होगा ज़रूर कि शिफ्ट से आपका थोड़ा सा लीकेज हो जाएगा, वर्क आगे बढ़ जाएगा, मंथ एंड चलता है हमारे वहाँ तो हो ही जाता है ऐसा। तो आपको उसे मैनेज करना है
लेकिन ये आपका अल्टीमेट जजमेंट होगा कि आप कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसको ख़त्म करो। और अगर आपके पास 5 मिनट का भी फ्री टाइम है तो आप उसे यूटिलाइज करोगे पढ़ाई में। जैसे आप चल रहे हो 5 मिनट आपने किसी से कुछ रील्स पलटी, तब तक आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि मैंने 5 मिनट से रील देख ली, सच तो मैं पढ़ लेता। ये कमिटमेंट आपके अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वेट करते रह जाओ कि अब मेरे को 2 घंटे 3 घंटे मिलेंगे तो ही पढ़ूंगा, नहीं तो नहीं पढ़ूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता। इनफैक्ट मैं अपने बारे में बताऊं तो एक चीज़ से मेरे को बहुत उलझन होती थी, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करते करते मैं अब अच्छे से फॉलो कर ले रहा हूँ। मैं कभी भी ऐसे ही रास्ते वास्ते चलते हुए जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं उन्हें रिवाइज नहीं कर पाता था मन में। मैंने इस चीज़ की हैबिट डाली है कि अगर मैं कभी कुछ भी काम कर रहा हूँ या खाली हूँ या रास्ते में पैदल चल रहा हूँ तो मैंने जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेता हूँ मन ही मन। और ऐसा नहीं है कि मेरे को सब कुछ याद आ जाता था, लेकिन मेरे को ये ज़रूर पता चल जाता था कि क्या मुझे याद नहीं आ रहा, और अगर ये यहाँ पे याद नहीं आ रहा तो एग्ज़ाम में भी याद नहीं आएगा। ये फंडा। तो वीडियो थोड़ी लंबी सी होती जा रही है, तो मैं यहीं पे एंड करता हूँ वीडियो। एक चीज़ बस और कह दूंगा इसमें कि ऑफिस में काम की बातों के अलावा फालतू बातें बहुत होती हैं। मेरी प्रायोरिटी रहती है कि मैं कॉल्स अवॉइड करूँ अनलेस नेसेसरी ना हो। ऑफिशियल कॉल शेड्यूल है अगर इम्पोर्टेंट तो मैं उन्हें अटेंड करता हूँ, वरना मैं कॉल्स को जल्दी से जल्दी रैप अप करने की कोशिश करता हूँ और फालतू कॉल्स को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करता। नॉर्मली होता क्या है कि हम आधे घंटे की कॉल हमारी रहती है किसी अपने इंटरनल कोलीग वगैरह से, तो हाँ, बातें जो है होने लगती हैं और वो 10 मिनट की बातें काम की होती हैं, बाकी 20 मिनट जो है बकवास वाली बातें होती हैं और कुछ नहीं, गॉसिप्स होती हैं। ये भी मैं करता हूँ, लेकिन ये महीने में 1 बार, 2 महीने में 2 बार ऐसा हो जाता है मेरा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उससे ऑफिस का हालचाल मिल जाता है। अपने बाकी ऑफिस पॉलिटिक्स और स्ट्रेस की बात करूँ तो वो भी मैं अच्छे से बताऊंगा उसे कैसे मैनेज करना है, बिना किसी की चाटे अपने सीनियर्स की, बिना इन सब चीज़ों में पड़े आप कैसे मैनेज करोगे ऑफिस पॉलिटिक्स, कैसे स्ट्रेस से फ्री रहोगे, ये भी मैं अच्छे से बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना सुन लो कि स्ट्रेस सिर्फ उन्हीं चीज़ों का लेना, ये जजमेंट होगा आपका, जिससे ये लगे कि आपकी नौकरी बिल्कुल खतरे में है। हर छोटी छोटी बात पे आपकी नौकरी खतरे में नहीं आती, ये बात भी हमेशा ध्यान रखना। लेकिन जिन बातों से आपका जजमेंट होना चाहिए कि जिन बातों से आपकी नौकरी खतरे में आती है, सिर्फ उसकी स्ट्रेस लेना, बाकी सब मोह माया है, बकवास है। इसीलिए ये चीज़ जब मैंने समझ ली तो लैपटॉप बंद होते ही स्ट्रेस भी चला जाता है। मैं सोचने ही नहीं जाता कि क्या हुआ। इसकी हैबिट बनानी पड़ती है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो अगर आप चाहोगे तो फ्यूचर में मैं कॉर्पोरेट की भी कई टॉपिक्स हैं, जैसे ऑफिस पॉलिटिक्स को कैसे मैनेज करें, कॉर्पोरेट में अपनी ग्रोथ जल्दी कैसे करवाएं, क्योंकि मेरे को ठीक ठाक ग्रोथ मिली है हमेशा से, कैसे करवाएं बिना ऑफिस पॉलिटिक्स में पड़े, बिना किसी चाटे, कैसे आप ग्रो कर सकते हो। ठीक है, तो इस पे भी वीडियो बनाऊंगा। और साइड बाय साइड मेरा बिजनेस भी है जो मेरी वाइफ देखती है, तो मैं उस पर भी आप कहोगे कि बिज़नेस कैसे आप कर सकते हो, उस पर भी वीडियो आप कहोगे तो बनाऊंगा। मेरा होल सोल पर्पस अब यही है ऑनेस्टली, कि अगर मेरे एक्सपीरियंसेस से किसी को फ़ायदा पहुंच रहा है तो मैं वो शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ कमेंट करना अगर आपको और भी टॉपिक्स पे कुछ जानना है, स्टडी से रिलेटेड या कुछ भी मेरे से पूछना है, ऑफिस रिलेटेड, कॉर्पोरेट में जॉब कैसे पाएँ, इनसे रिलेटेड कुछ भी। एक बात मैं आपको हमें अभी बता दे रहा हूँ, कॉर्पोरेट में 60 साल की रिटायरमेंट एज एक मिथ है 90% लोगों के लिए। 10% शायद उस गोल को अचीव कर जाते हैं, बाकी 50 साल के बाद लोग जनरली दिखते नहीं है, 50-55 साल के बाद कॉर्पोरेट में। तो ये भी ध्यान रखना। रीज़न वीडियो कहोगे तो बना दूंगा अगला। अभी वीडियो बहुत लंबी हुई। बाय बाय, गुड नाइट।